हाँ मेरे प्यारे रसगुल्लो, आप सभी कैसे हो? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज आप सभी के लिए वही अध्याय लाए हैं जो कल के वीडियो में आप लोग को समझाया था। आज उसी से संबंधित लाया है। बाकी वो वीडियो कैसे लगा, हमने कमेंट बॉक्स में कमेंट पढ़ा, फिर उसके बाद तो हमें पता भी चल गया। इससे हमारा मनोबल भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। हाँ, चलिए आज का अध्याय भी हम शुरू करते हैं वही भाषा के अनुसार जो उसी पाठ से संबंधित है। लेकिन एक चीज के लिए आप सभी से माफी चाहते हैं कि मेरे पास समय कम होने के कारण मैं ज्यादा प्रश्नों का प्रैक्टिस आप लोगों के लिए नहीं करा पा रहा हूँ। जितना वक्त मिलता है मैं उतना कम ही प्रश्न करा पाता हूँ बस। बट कल से आज थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाएंगे, मुझे इसी बात की आशा ज़रूर है। तो चलिए बिना समय गवाए हम ये प्रश्नों को भी करना शुरू करते हैं। हाँ, हमारा पहला प्रश्न जो दिया हुआ है, कह रहा दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यानी बस इतने का ध्यान दिए, कह रहा है एशिया क्षेत्रीय सहयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यानी वो मुख्यालय पूछ रहा है जहां पर कई देश मिलकर आपस में बात करके एक दूसरे की सहायता की बातें करते हैं और किसी भी वस्तु की पूर्ति के लिए एक दूसरे से अदला बदली भी करते हैं, उसी को कहते हैं सहयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित। जिसमें से चार ऑप्शन दिए गए, इन चार ऑप्शनों को मैं अलग अलग तरीके से बताऊंगा, इनका कहाँ कहाँ, इनका कौन कौन सा स्थिति यानी कौन सा पोजीशन है। यहाँ पहले लिखा है कोलंबो। कोलंबो एक देश की राजधानी है। उस देश की राजधानी है हमारा श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। लेकिन ये प्रश्न हमारा नहीं है, हमने खाली इसके बारे में बताया कि ये कहाँ की राजधानी। तो कोलंबो श्रीलंका की राजधानी है, लेकिन एशिया क्षेत्र में नहीं आता, ये तो समुद्री इलाका में आता। आप नक्शा में देखोगे हमारे भारत से दूर नक्शे में दिखाई देगा एक छोटा सा टापू दिखाई देगा, यानी द्वीप दिखाई देगा, वही को श्रीलंका कहते हैं। कभी अवश्य बात है ऑफलाइन क्लास में मौका मिला तो नक्शे के विषय में बेहतर समझाया जाएगा। दूसरा मिला बेंगलुरु। अब बेंगलुरु तो अपने ही भारत के एक राज्य की राजधानी है जिसका नाम है कर्नाटक। कर्नाटक, ये कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। ये जो बेंगलुरु है कर्नाटक की राजधानी, ये भी लेकिन हमारा प्रश्न नहीं है, ये तो भारत के राज्य की है, हमारे ही भारत के हिस्से की राजधानी है। दूसरा आया बेटा जी काठमांडू। काठमांडू ही ये एशिया क्षेत्र सहयोग का मुख्यालय कहीं है तो काठमांडू ही है। लेकिन काठमांडू भी कहीं की राजधानी है, आप इसे AW में रख लीजिए, आप हमें इसको कमेंट बॉक्स में बताना। लेकिन हमारे प्रश्न का जो जवाब पूछ रहा था कि इसका एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है, उसका मुख्यालय काठमांडू है। तो यानी हमारा जो ये सी ऑप्शन है यही हमारा आंसर है। इसकी राजधानी कौन से देश की राजधानी है, आप इसे हमें कमेंट बॉक्स में बताना। अवश्य बात है, हम हर बच्चे का कमेंट पर दिन पढ़ते हैं, इस वीडियो में जितने कमेंट आएंगे हम उसे भी पढ़ेंगे। हाँ, तो हमारा आंसर जो होगा इसका सी होगा। आइए इस्लामाबाद। इस्लामाबाद भी किसी देश की राजधानी, उस देश का नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। ये सारे ऑप्शनों को इसलिए बता रहा हूं, कहा पता कैसे प्रश्न आपके समक्ष मौजूद हो जाए, मैं तो देख नहीं आया। बाकी अपने तरफ से होशियार होके चलना ये अपनी समझदारी है, इसलिए मैंने चारों ऑप्शन का अर्थ आप लोगों को बता दिया। इस्लामाबाद जो है पाकिस्तान की राजधानी है, कोलंबो जो है श्रीलंका की राजधानी है, बंगलुरु जो है अपने ही भारत के एक छोटे से राज्य कर्नाटक की राजधानी, कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है। अब काठमांडू कहाँ की राजधानी, मैं इसे HW में दे रहा हूं, आप इसे कमेंट बॉक्स में देना। और इस प्रश्न का जवाब जो है काठमांडू यानी एशियाई क्षेत्र सहयोग का मुख्यालय जो कहाँ स्थित है वह काठमांडू है। ठीक, चलिए हम दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न कैसे किया है, कह रहा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, वो भी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के बारे में पूछ रहा है। किसी भी देश के कितने न्यायाधीशों का चुनाव एक साथ नहीं किया जा सकता। अंतरराष्ट्रीय यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के जो देख रेख में किया जाता है उसी की बात की जा रही है। तो यानी न्यायाधीश यानी एक बात की हम दूसरी भाषा में जज कहते हैं, यानी किसी भी देश के कितने न्यायाधीशों का चुनाव एक साथ नहीं किया जा सकता। आप खाली इतनी छोटी सी बात ध्यान रखें, एक देश का कोई भी नागरिक, जैसे मैं भारत का ले लूं, अगर अपने भारत का ही चूज करूं
तो अपने भारत में केवल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अगर किसी को किसी प्रकार के कार्य यानी नौकरी मिलती है यानी कोई जॉब मिलता है उसमें, तो यानी न्याय प्रक्रिया में सिर्फ भारत का केवल एक नागरिक ही जा सकता है। एक नागरिक को ही उस न्याय प्रक्रिया में मतलब केवल उसे नौकरी दी जा सकती है। अब सोचा जाए भारत के दो लोग उसी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाकर कर ले जज की नौकरी, तो वो नहीं हो पाएगा। हर एक देश का सिर्फ एक नागरिक ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीशों न्यायालय में चुनाव में भाग ले सकता है, बाकी एक के बजाय दो भी नहीं ले सकता है। तो हमारा कितने कह रहा है, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किसी भी देश के कितने न्यायाधीशों का चुनाव नहीं हो सकता, तो हमारा ऑप्शन होगा डी, यानी दो लोगों का चुनाव नहीं हो सकता। दो से ज्यादा भी नहीं हो सकता, दो तीन चार कोई भी नहीं किया जा सकता। एक देश का सिर्फ एक नागरिक ही जा सकता है उस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, मतलब इस क्या कहते हैं न्यायाधीशों के चुनाव में भाग ले सकता है, बाकी एक के बजाय दो नहीं हो सकते। तो हमारा जो चौथा ऑप्शन डी है यही सही है। और न्याय प्रक्रिया में कितने लोगों का चुनाव होता है, वह चुनाव 5 लोगों का होता है। 5 लोग ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 5 लोगों को यानी 5 देशों से एक एक नागरिक जाकर उसमें न्याय प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो 5 जो है हमारा ऑप्शन नहीं पूछा है, हमारा ऑप्शन 2 होगा, क्योंकि इसमें पूछा है कितने लोगों का चुनाव नहीं हो सकता, 2 लोगों का चुनाव नहीं हो सकता। कितने देश से लोग आते हैं, लगभग 5 लोगों का एक साथ चुनाव कराया जा सकता है। तो हमारा पहला और दूसरा सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब हम तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि अगर अधिक व्याख्या की ओर इसकी ओर बढ़े तो हो सकता है बेटा जी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए। तो ज़्यादा लंबा करने को नहीं मांगते हम लोग, जितना कम समय में ज़्यादा से हो सके जितना क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर पाए उतना कर ले, उतना ही बेहतर होगा। तो चलिए हम तीसरे सवाल की ओर बढ़े। आज हम कुछ ज़्यादा ही सवालों को कराने वाले हैं। हाँ मेरे प्यारे साथियों, आप लोग को पहला और दूसरा तो समझ में ही आया होगा। तीसरा सवाल कुछ इसी प्रकार का है, चलिए देखते हैं। कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, यानी अपने भारत के बारे में पूछा है। इस बार भारत से हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं, भारत के अंदर ही की बात कर रहा है। तो क्या क्या ऑप्शन दिया हो इसे भी देख लेते हैं। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पूछ रहा है। समाजवादी, हाँ बात सत्य है, अपना भारत एक समाजवादी ही लोकतंत्र है। गांधीवादी, हाँ अवश्य, हमारे पूजनीय महात्मा गांधी के ही विचारों से आधी दुनिया लगभग में उनकी बातों को मानती भी है, तो गांधीवादी भी है। स्वतंत्र, हाँ अपना भारत हर एक नागरिक अपने देश का जो है स्वतंत्र है, किसी भी धर्म या निष्ठा या कोई भी कार्य करने के लिए वह स्वतंत्र है। कुछ भी हो अपने मनमानी वगैरह कुछ नियमानुसार कानून के तहत वो कर सकता है, यानी स्वतंत्र भी है। तो यानी कह रहा है समाजवादी, गांधीवादी, स्वतंत्र, ये तीनों के तीनों है, यानी इसे चौथे डी ऑप्शन में दिया है, कह रहा है मिश्रित है। तो हमारा ये चौथा जो डी ऑप्शन है यही हमारा सही होगा। ये लीजिए हमारा तीसरा हो गया, और ये सब होंगे, यानी हम ऑप्शन मिश्रित लिखा था, हम मिश्रित पर ही टिक करेंगे, सब पर तो नहीं टिक करेंगे। समाजवादी, गांधीवादी, स्वतंत्र, तीनों के तीनों, इसलिए हम कहेंगे मिश्रित है। मिश्रित का मतलब सब पूरा है, वो सब का सब है। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, हम चौथे प्रश्न को भी उसी भांति करते हैं जैसे बाकी प्रश्नों को किया है। कह रहा है 26 जून 1945 ईस्वी, यानी एकदम सटीक समय बताया हुआ है। कह रहा है सैन्य प्रशासकों यानी सैनिकों की बात हो रही है। कितने देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र यानी अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ चार्टर, यानी एक प्रकार का बात की जाए इस समय जो लोग कुछ किसी को चीज़ें देते हैं तो उस पर कुछ भरवा लेते हैं, उसका नाम तो मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसे जो भी कहते हैं, यानी कुछ भी कार्य कहते हैं, यानी शब्दों के बजाय लिखित यानी सबूत के तौर पर उसे रख लेते हैं, तो उसे उस समय के समय कहा जाता था चार्टर। यहाँ लिखा हुआ है शब्द चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। कितने लोग ने किए थे, कितने प्रतिनिधियों ने, डायरेक्ट बोल रहा है। आप यह प्रश्नों का छोटे बातों से यह ध्यान रखें, इतनी बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने देश के प्रतिनिधियों ने अपने यानी लिखित तौर पर वहाँ हस्ताक्षर किए थे। तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, उन ऑप्शनों के जरिए हम इसे समझते हैं। यानी पहले बता रहा 22 लोग, तो ये 22 लोग नहीं थे। और ये रहा 45 लोग भी नहीं थे,
62 लोग भी नहीं थे उस समय जो थे। सैन्य प्रशासनिक चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले की कुल संख्या जो थी वह 50 थी। और उस समय पोलैंड नाम का देश नहीं था, वो भी बाद में 15 अक्टूबर 1945 में आया था। 15 अक्टूबर 1945 ईस्वी में वो भी आया था। इस पर हस्ताक्षर किया था, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर उसने भी हस्ताक्षर किए थे। पहले जो थे 50 लोग थे, बाद में पोलैंड भी आया तो हो गए 51 लोग। तो इसमें वर्तमान में यानी सैन्य प्रशासनिक प्रतिनिधियों की संख्या जो है वह 51 लोगों की है, लेकिन उस समय 50 लोग ही केवल उस पत्र पर साइन किए थे, बाकी आगे नहीं। बाद में पोलैंड को लेकर 51 लोग हो गए। तो हमारा पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा, हमने 4 प्रश्नों को उसी की भांति कर लिया और हमारा क्लियर हो गया। आशा है आप लोग को यह वीडियो समझ में आया। अगर कुछ त्रुटियां हो गई हो तो अवश्य केवल आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हम अगले अध्याय में उसे सुधारने का प्रयास करेंगे और हम फिर एक नए अध्याय में मिलेंगे। आज का सिर्फ इतना ही, आप लोग तैयारी कीजिए। हम रोज आप लोगों के लिए ऐसे ही नए नए वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे जब तक आपका कंपटीशन वाला वो एग्जाम नहीं निकल जाता, तब तक हम आप लोग के लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाते रहेंगे और रोज आएगा। आप लोग कुछ पल निकाल कर वीडियो के साथ वक्त गुजारे ताकि आप लोग भी इस प्रश्नों को अपने जहन में उतार सके और किसी कॉपी में ये प्रश्नों को नोट भी करते रहिएगा, क्योंकि क्या पता दिमाग में आप इसमें पढ़ो कुछ समय के बाद भूल जाओ, तो कम से कम कॉपियाँ रही उसे तो आप पलट के देख सकते हो। हाँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।